हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू दास एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर सेकंड क्लास 10th के पॉलिटी का। चैप्टर है आपका फेडरलिज्म यानी कि संघवाद की आज हम बात करेंगे, है ना। और संघवाद जानेंगे पहले कि ये संघवाद है क्या। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि ये संघवाद क्या है, फिर इसके अलग अलग तंत्र के बारे में हम जानेंगे, है ना। और फिर पूरे तरीके से इसको हम आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर बुक पे आएंगे, जो अपना एक पुराना प्रोसेस चलते आ रहा है उसी प्रोसेस के तहत हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें संघवाद का ना, तो हमने मतलब आपको पहले संघवाद का डिफिनेशन देना है हमें, फिर हम बात करेंगे। यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जितने भी आपको ये वर्ल्ड का ना कुछ कंट्री हमने लिया है यहां पे, और ये जितने कंट्री का कलर आपको ये दिख रहा है ना रेड, ये सबका सब कहीं ना कहीं यहां पे संघीय राजनीतिक व्यवस्था है यहाँ का। ठीक है, कैसी व्यवस्था है? संघीय राजनीतिक व्यवस्था है, यानी कि ये सभी जगह आपको फेडरलिज्म देखने को मिलेगा, है ना। ओवरऑल अगर आप 193 देश देखेंगे तो जिसमें से लगभग आपको अच्छे खासे कंट्री इसमें है ना, जहां आपको ये फेडरलिज्म देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी हम व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, हम बात पहले करते हैं कि ये संघीय व्यवस्था है क्या, या संघवाद किसको कहते हैं, है ना। चलिए तो इसके बारे में लिख दे, क्या बोलिए। पहले हम संघवाद क्या है लिख देते हैं यहां पे, और इसके बारे में हम फुल्ली आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि ये संघवाद क्या है ना। संघवाद क्या है, ठीक है। चलिए तो हम कह सकते हैं यहां से क्या कि संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संवैधानिक रूप से या संविधानिक रूप से संवैधानिक रूप से संवैधानिक रूप से संवैधानिक रूप से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन है। क्या है आपका? संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संवैधानिक क्या है आपका, संवैधानिक रूप से केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन को दर्शाता है ना। यही क्या है आपका। और देखिए इसके अलावा हम यहां पे और जोड़ सकते हैं कि तथा यह सुनिश्चित करता है, वहां सुनिश्चित लिखा हुआ है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच के शक्ति के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? केंद्र और राज्यों के अपने स्तर के अपने स्तर के अधिकार क्षेत्र के, या ऐसे कहिए यह सुनिश्चित करता है कि दोनों सरकार के, या ऐसे लिख सकते हैं हम कि दोनों स्तर के सरकार के अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। अधिकार ये है ओवरऑल आपका संघवाद का डिफिनेशन,
क्लियर भी? संघवाद क्या है कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें संवैधानिक रूप से केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का क्या करता, विभाजन को दिखाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि दोनों स्तर के सरकार के क्या है, अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र है, इसी चीज को दिखाता है। दैट मीन्स इसी को हम क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। यही आपका ओवरऑल क्या हो गया, संघवाद का डिफिनेशन हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहां पे अगर बातें करें संघवाद की, तो संघवाद में कितने स्तर की सरकारें होंगी, 2 स्तर की होंगी। एक क्या होगा, केंद्र स्तर पे होगा और एक राज्य स्तर पे सरकारें होगी। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम बात करेंगे संघवाद की विशेषता का, है ना। हम बात करेंगे संघवाद की क्या क्या फीचर है, फेडरलिज्म, फीचर ऑफ फेडरलिज्म, है ना, संघवाद की विशेषता का। पहली विशेषता क्या है कि यहां पे सरकार क्या होगा, 2 या 2 से अधिक स्तर पर होगा। अब ये समझाते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि एक तो केंद्र स्तर की सरकारें होगी, क्या एक केंद्र स्तर की होगी, दूसरा किसकी होगी, राज्य स्तर की होगी, है ना। ये तो फिक्स है, ये दोनों फिक्स है। लेकिन यहां देखिए क्या लिखा, कहीं कहीं ऐसा होता है जहां पे क्या है, स्थानीय स्तर की, जैसे अपना इंडिया, यहां क्या है, स्थानीय स्तर की सरकार है ना, स्थानीय स्तर की सरकार है। तो हम कह सकते हैं जब सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर की होगी, जब अगर बात करें संघवाद, तो संघवाद में कितने स्तर की सरकारें होंगी, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होगी, जिसमें केंद्र स्तर की होगी, राज्य स्तर की और स्थानीय स्तर की होगी। क्लियर है? कह रहा है सरकार के विभिन्न स्तर का अपना क्या है, अस्तित्व और अपना अधिकार है ना। तो हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि सभी, है ना, सभी स्तर के, एक लाइन में यहां लिख सकते हैं हम कि सभी स्तर के सरकार के, सभी स्तर के सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र, क्या अगर हम बात करें तो सभी स्तर पे सरकारों की क्या है, अपनी अधिकार क्षेत्र है ना। अब देखिए न्यायालय का कार्य, तो न्यायालय भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि नहीं निभाती है ना। हमारे संविधान में कानून और संविधान की व्याख्या के लिए और सरकार की शक्तियों की व्याख्या के लिए क्या है, न्यायालय है। तो न्यायालय का कार्य क्या क्या है ना, ये 2 काम करते हैं। न्यायालय क्या करते हैं, न्यायालय के कुछ कार्य है, एक तो क्या है, कानून और संविधान की व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं, संविधान की व्याख्या करते हैं ये। क्लियर? दूसरा काम क्या है साथियों, न्यायालय का दूसरा काम क्या है, सरकार के शक्तियों को, देखिए ये दूसरा क्या है इसका, सरकार के शक्तियों का व्याख्या करना, है ना। और ये शक्तियों का जो व्याख्या होता है मेरे दोस्त, ये किससे होता है, ये संविधान या कानून में इसकी प्रावधान की गई है। तो ये 2 काम किसकी है, आपका न्यायालय का काम है ना। अब चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका, क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना, है ना। तो हमारे देश, आप जानते हैं कि भारत जैसे देश में, जो भारत इसका क्या है, भारत विविधताओं का उदाहरण है ना। ये किसका उदाहरण है आपका, विविधताओं का उदाहरण है। विविधताओं का उदाहरण क्यों कहते हैं बताइएगा थोड़ा। विविधताओं का उदाहरण का अर्थ क्या हो गया बताइए तो थोड़ा। विविधताओं का उदाहरण का अर्थ हो गया मेरे दोस्त कि यहां पे सबसे बड़ी जो है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग यहां पे निवास करते हैं, है ना। और सभी के बीच क्या है,
एक खास मेल जोल देखने को मिलता है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, विविधता का, है ना, विविधता का एग्जाम्पल है। देश की एकता और एकता को सुरक्षित रखना और उसे बढ़ावा देना, वो भी किस रूप में, वैधानिक रूप से। किस रूप से, वैधानिक रूप से। वैधानिक रूप से गारंटी देता है ना। ये वैधानिक रूप से क्या करता है, बढ़ावा, देश की एकता और देश की एकता को सुरक्षित रखना और उसे बढ़ावा देने की क्या देता है, गारंटी देता है। हम ये संघवाद है ना। अब देखिए, अब आता है कि आदर्श संघीय व्यवस्था क्या है ना। हम लोग बात करेंगे आदर्श संघीय व्यवस्था का, ठीक है। अच्छा, संघीय प्रणाली की और क्या क्या विशेषता हो सकता है बताइए। जो हमने बता रखा है, देश की क्या कर सकते, वो सुरक्षा और एकता बनाए रखेगा और क्षेत्र की विविधता को जो समायोजित करेगा। ये दोनों क्या हो गया साथियों, ये जो है ना संघीय व्यवस्था के ये दो उद्देश्य है ना। ये व्यवस्था का विशेषता है जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसीलिए संघीय व्यवस्था को अपनाया जाता है। संघीय व्यवस्था का मतलब ही यही होता है, वो क्या कर रहा है, देश के एकता और उनके सुरक्षा को बढ़ावा देना और विविधता, क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करके चलना, है ना। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे कुछ, देखिए क्या है कि आदर्श संघीय व्यवस्था। अब देखिए आदर्श संघीय व्यवस्था की अगर बात करें तो देखिए दो तरीके हैं। कितने तरीका है, आदर्श अगर संघीय व्यवस्था की बात करें तो इसके कितने तरीके हैं साथियों, इसके दो तरीके हैं। कितने हैं, दो तरीके। क्लियर है। अब ये दो तरीके में अगर हम बात करेंगे तो पहला तरीका आपका ये रहा, है ना, ये है पहला तरीका। और ये है साथियों कौन सा आपका, तो ये दूसरा तरीका है। कौन सा है, दूसरा तरीका। क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक बड़ी इकाई बनाने के लिए स्वतंत्र राज्यों को स्वेच्छा से साथ आना। मतलब क्या हो रहा है, मान लीजिए कि यहां पे याद करिए हमने कभी बात किया था, फेडरल का बात किया था और यूनियन की बात किया था संविधान निर्माण वाले, या कहीं पे हमने बात किया था पीछे, जहां हमने बताया कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इसका मतलब हमारे संघ के अंदर राज आता, मतलब राज्य जो है ना संघ से बाहर निकलता है, ठीक है। लेकिन ये फेडरल शब्द देखिए, यूनियन और संघ दोनों, यूनियन और फेडरल दोनों का मतलब संघ ही होता है। लेकिन फेडरल जो होता है, फेडरल वो होता है कह एक बड़ी इकाई बनाने के लिए स्वतंत्र राज्यों को क्या करना, स्वेच्छा से साथ आ जाना। हमने याद करिए आपको हम बताए थे कि जैसे मान लीजिए एक स्टेट ए है, दूसरा स्टेट बी है, तीसरा स्टेट आपका सी है, चौथा डी है, पांचवा क्या है, ई है, छठा एफ है और ये एक जी स्टेट है ना, ये जी स्टेट है ना, ये जी स्टेट है। ये सभी स्टेट क्या करेंगे कि इसे क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, है ना, ये अपना योगदान देंगे, है ना, ये क्या करेंगे, अपना योगदान देंगे। तो ये जो बना साथियों, इसको हम लोग कहते हैं फेडरल। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साथियों फेडरल। इसका भी अर्थ क्या होता है, संघ ही होता है। क्या होता है, संघ होता है ना। लेकिन यहां संघ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहां यूज करते हैं मेरे साथियों फेडरल यूज करते हैं। समझ में आई बातें। देखिए इसमें क्या रहा, स्वेच्छा से राज आ रहा है। अब इसका एग्जाम्पल है, आपको लगता होगा सर ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए हमें कंट्री का, हमें तो ना समझ में आ रहा है। तो आपके लिए हम उदाहरण पेश कर रहे हैं। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है आपका यूएसए, है ना, यूएसए हो गया। उसके बाद आप ले लीजिए स्विट्जरलैंड की बात कर लीजिए, है ना, स्विट्जरलैंड हो गया। उसके बाद आप किसका बात कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का बात कर सकते हैं। ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये फेडरल सिस्टम का सिस्टम, मतलब ये एग्जाम्पल है। अर्थात यहां पे ये जो है, ये संघ से राज्य क्या है, स्वतंत्र है। इसका मतलब राज्य जब चाहे इससे बाहर निकल सकता है, जब चाहे इसमें शामिल हो सकता है। अर्थात यहां पे एक बड़े संघ बनाने के लिए, इकाई बनाने के लिए स्वतंत्र राज्य आके मिल रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर हम बात दूसरे तरफ की करें तो कह रहा है एक बड़ा देश अपनी शक्ति के घटक को घटक राज्यों और अंतरराष्ट्रीय स्तर के बीच विभाजन। यह दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि एक बड़ा देश के पास अपनी शक्ति है, पूरे तरीके से सारी शक्ति किसके हाथ में, देशों के हाथ में है ना, सेंट्रल के हाथ में है। अब ये सेंट्रल क्या कर रहा है, जो उसके अंदर जो घटक राज्य है ना, उसके अंदर जो घटक राज्य आपको देखने को मिलता है, उस राज्य को ये क्या कर दे रहा है, वो अपने शक्ति क्या कर रहे हैं, राज्यों में बांट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राज्यों को दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा शक्ति राज्यों में बांट दे रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है आपका, तो ये भी क्या है आपका संघीय व्यवस्था ही है, ये भी क्या है संघीय व्यवस्था है। लेकिन यहां पे राज्यों क्या राज्यों और सरकार, राष्ट्रीय सरकार के बीच क्या होता है, शक्तियों का विभाजन हो जाता है। इसका मतलब यहां क्या होगा, राज्य भी निर्णय ले सकती है ना, और केंद्र भी निर्णय ले सकती है, लेकिन सर्वमान्य किसका होता है, कुछ स्तर में राज्य का होता है, कुछ स्तर में केंद्र का होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए ये मान लीजिए ये है यूनियन, क्या है, ये यूनियन है, ठीक है, ये क्या है मेरे दोस्त, यूनियन है। अब इस यूनियन में से स्टेट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसमें कहानी उल्टा है, कहानी क्या है कि इसमें स्टेट्स इसमें से बाहर निकल रहा है ना, मतलब इसके अंदर है, स्टेट सबका सब क्या है, अंदर है, वो बाहर इससे दूर नहीं जा सकता है। हम कह सकते हैं संघ से राज्य का निर्माण होता, ना कि राज्य से संघ का निर्माण। यहां देखिए उल्टा हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, राज्य से संघ का निर्माण हो रहा है, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, संघ से राज्य का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या हो सकता है, राज्यों के नामों में परिवर्तन हो सकता है, स्थान में परिवर्तन हो सकता है, उसके क्षेत्रफल को घटाया जा सकता है, उसके क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। बताइए ये सारे काम ये राज्य में हो सकता है, लेकिन यहां क्या है, राज्य स्वतंत्र है ना, इस कामों के लिए राज्य स्वतंत्र है। कहिएगा सर इसका एग्जाम्पल कंट्री बताइए, दो तीन गो कम से कम, तो दो तीन गो में तो पहले अपना इंडिया ले लीजिए ना, है ना। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, भारत है, भारत हो गया। इसके बाद और कौन हो जाएगा, आपका बेल्जियम हो गया, है ना, भारत हो गया, बेल्जियम हो गया। उसके बाद और स्पेन, है ना, स्पेन भी इसी का एग्जाम्पल है ना, स्पेन भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो, है ना, ये भारत, बेल्जियम, स्पेन, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये आपका यूनियन ऑफ द स्टेट्स का है। यानी कि भारत क्या है, जैसे राज्यों का संघ है, इसका मतलब ये संघ से राज्य निकला है, ना कि राज्य से संघ बना। यानी कि हम कह सकते हैं एक लाइन में कि संघ से राज्य का निर्माण होता है, यहां पे क्या है, राज्य से संघ का निर्माण होता है। ये दोनों क्या है, आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पहलू है। क्लियर है, चलिए, इसीलिए इसको हम लोग फेडरल कहते हैं, इसे यूनियन कहते हैं। इसके पीछे रीजन ये भी है। अब देखिए राज्य की अगर हम विधायी शक्ति का संबंध हम बात करें तो इसका जो है साथियों, ये अनुच्छेद जो है कहां पे वर्णन किया गया है, आर्टिकल 246 में इसकी चर्चाएं की गई है, ठीक है। अब इसमें अगर हम पूछे संघ सूची, संघ सूची का अर्थ हो गया कि इसमें कानून कौन बनाएगा, है ना, इस विषय पर कानून कौन बनाएगा, इस विषय पर कानून कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार बनाएगा। क्या बनाएगा, केंद्र बनाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। इस पे कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र बनाएगा। क्लियर है, इस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र को शक्ति प्राप्त है। अब आइए राज्य सूची पर, इस पर राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय में कानून कौन बनाएगा, तो इस पे बनाएगा राज्य सरकार बनाएगा, है ना, राज्य सरकार बनाएगा।
अब हम बात करें यहां पे समवर्ती सूची पे, तो इसमें कौन बनाएगा? तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा, है ना, केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा, ठीक है, केंद्र और राज्य इस पे दोनों बनाएगा। लेकिन अगर सेम नियम आए, अगर हम बोले या ऐसे लिखिए, कानून के टकराव पर, कानून के टकराव पर, टकराव पर किसका मान हो गया? केंद्र का मान्य होगा। किसका होगा साथियों? ये होगा केंद्र का मान्य होगा, है ना, केंद्र का मान्य होगा। तो ये ओवरऑल क्या था आपका कि यहां पे हम जानते हैं कि हमारे भारत में शक्तियों, सॉरी, हमारे भारत की भी अगर बात करें तो यहां शक्तियों की विभाजन जो है आर्टिकल कहां पे दिया गया है? 246 में। इसको कितने भाग में बांटा है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा है ना। और आप जानते हैं कि इसमें अगर हम बात करें, अगर इसमें हम बात करें किसमें? संघ सूची में, तो सिर्फ कानून कौन बना सकता है? तो इस पे राज्य, केंद्र बना सकता है, इस पे राज्य, और इस पे केंद्र और राज्य दोनों। अच्छा, इसमें वर्तमान में अगर हम पूछे, वर्तमान में कितने इसके विषय है? वर्तमान में विषय, अगर वर्तमान में हम आपसे विषय पूछे, वर्तमान में विषय, तो कितने विषय है साथियों? 100 है। कितने हैं? 100, 100 है। इसमें वर्तमान में अगर हम विषय पूछे, है ना, इसमें अगर आपसे विषय पूछे, इसमें कितना होगा? तो 61 विषय है। कितना विषय है? 61 है, ठीक है। और इसमें कितना विषय है बताइएगा? इसमें कितना विषय है? तो इसमें साथियों विषय है आपका 52। कोई दिक्कत? चलिए, पहले 47 था, 52 हो गया, इसमें पहले 98 था, अब 100 हो गया। और ये आप लोग बताइएगा 61 था या ये ज्यादा था? अब देखिए यहां पे, ये पूरे समझ में आया कहानी उसका। देखिए हमने यहां लेके क्या आया है, ये है सेंट्रल लिस्ट, ये है कॉन्करेंट लिस्ट, और ये है स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट लिस्ट है। इसका मतलब इस पे सिर्फ कौन कानून बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। और इस पर कौन बनाएगा? देखिए क्या लिखा हुआ, दोनों बातें हमने लेके आया है आपके लिए, है ना, एकदम मजेदार बातें हैं। एक मिनट रुकिए। चलिए, अब देखिए, हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? ये यूनियन लिस्ट पे अपना सारे नियम कानून बना सकते हैं। अब इसमें कहिएगा सर कौन कौन आता है? देखिए क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर्ड टू मेक लॉस, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉस बनाने का यहां पे क्या है? पावर मिलता है, ठीक है। इसमें कौन आता है मेरे दोस्त? तो डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, और कम्युनिकेशन, संचार वगैरह हो गया, या स्टॉक एक्सचेंज हो गया। ये सब किसके अंदर आएगा? ये सेंट्रल के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? अब इधर आइए, इधर देखिए, अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉ, मतलब कि इस पर नियम बनाने के लिए किसको है? तो आपका बात करें तो राज्य सरकार को है। तो राज्य सरकार में कौन कौन आ गया आपका? पुलिस आ गया, ट्रेड आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, इरिगेशन आ गया। मतलब पुलिस तो पते है, ट्रेड मतलब वाणिज्य व्यापार की बात हो गया, इरिगेशन की बात, एग्रीकल्चर की बात करें तो कृषि हो गया, है ना, कृषि हो गया। इरिगेशन की बात करें तो ये सिंचाई हो गया, है ना, ये सिंचाई हो गया। क्लियर है? यहां डिफेंस मतलब रक्षा, आपको पता होगा, है ना, डिफेंस मतलब रक्षा। बैंकिंग तो बैंकिंग है, ये है। करेंसी का मतलब मुद्रा से संबंधित बातें की जा रही है ना। उसके बाद ये विदेशी मामला है, फॉरेन अफेयर्स क्या है? विदेशी मामलों, और या कम्युनिकेशन बोले तो संचार माध्यम। ये सब का सब कौन देखते हैं? तो ये सेंट्रल लिस्ट में आता है ना, या यूनियन लिस्ट इसे कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, यूनियन लिस्ट लिखते हैं। अब आइए कंकरेंट लिस्ट पे आते हैं, है ना, हम लोग कंकरेंट लिस्ट पे आते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट में कौन आएगा, है ना? एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित
जो नियम है वो दोनों बना सकता है, राज्य सरकार भी अपनी बना सकते हैं और केंद्र सरकार भी बना सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए कौन है, फॉरेस्ट, मतलब कि अगर हम बात करें वन से संबंधित अगर कोई भी नियम है तो उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। व्यापार, ट्रेड, देखिए तो ट्रेड पर भी दोनों बना सकते हैं, है ना। मैरिज, बोले विवाह, विवाह या गोद लेना, विवाह पर भी दोनों का विवाह से संबंधित कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं। गोद लेने, गोद अगर लिया जाता तो उसके ऊपर भी कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं। और एक क्या है, सक्सेशन है ना, तो सक्सेशन इसमें पर भी क्या कर सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जितने आपको दिखा इस पे मतलब इसका अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इस पे देखिए, इसीलिए इसको बीच में रखा गया है। देखिए इसके अंतर्गत भी आता है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। लेकिन अगर बात ज्यादा, अगर सेम बात दोनों अगर रख रहा है तो इसमें चलेगा किसका, सेंट्रल का, मतलब कि यूनियन लिस्ट का चले, मतलब यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा। क्लियर हुई बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, भारतीय संघवाद। किसकी बातें कर रहे हैं हम लोग, भारतीय संघवाद का। पहले आता है कि भाषाई राज्यों का निर्माण, ठीक है। पहले क्या आता है, भाषाई राज्यों का निर्माण। यह वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या थी, या इसको यूं कहे एनसीईआरटी की भाषा में तो ये बहुत बड़ी परीक्षा थी। ऐसे आप एनसीईआरटी की भाषा में कह सकते हैं कि बहुत बड़ी ये परीक्षा थी। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हाल ही में देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था, है ना। हाल ही में अगर देश आजाद हुआ था तो उस केस में राज्य का पुनर्गठन होना यह बहुत बड़ी समस्या थी, है ना। ये जो है ये भाषाई राज्यों का निर्माण अर्थात हुआ कि ये कह रहा है राज्यों का क्या, राज्यों का पुनर्गठन। आपको पता है जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद ही यह बात उठना शुरू हो गया था, है ना, कि देश का क्या, देश में राज्यों का क्या होना चाहिए, भाषाई आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। और 1953 की कहानी आपको याद होगा कि 1953 ये क्या होता, एक मिनट पानी पी लेता हूं। ये कहानी लंबा चलता है, आंदोलन होता है इसके लेके, और लास्ट में क्या होता है, 1953 की घटना है। उस समय एक पोटी श्री रामालू होते हैं, वो क्या होता है आंध्र प्रदेश के रहते हैं। एक्चुअली में वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं और 51 दिन के भूख हड़ताल के बाद क्या होता है, उनका मौत हो जाता है। तब जवाहरलाल नेहरू की सरकार दबाव में आके क्या करते हैं, राज्यों का पुनर्गठन करते हो और भाषाई आधार पर पहला राज्य हैदराबाद आपका आंध्र प्रदेश बना था। क्लियर है। चलिए अब देखिए भाषा नीति क्या है। हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में, है ना, अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं की बात की गई है ना। 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है, तो 22 भाषा का वर्णन किया गया है ना। कितने भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का वर्णन देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे भाषा है जो राज्य भाषा के रूप में काम करता है। किसके रूप में, राज्य भाषा है ना। क्योंकि आप जानते हैं हमारे भारत विविधताओं से भरा हुआ है। आप जनजातीय क्षेत्र में जाइए या फिर अलग अलग एरिया में जाइए तो आपको भाषा अलग अलग मिलेगा। जब भाषा अलग अलग होगा तो वहां राज्य का जो अपनी कार्य वगैरह भी होगा तो वो क्या होगा, मतलब कुछ ऐसे जैसे कि आप बंगाल जाइए तो वहां अपना बंगाली में वो सारा काम होता है या इंग्लिश में होता है ना। तो इस आधार पे अगर आप असम तरफ जाइए तो वहां का अपना लैंग्वेज है ना। तो ओवरऑल की अगर हम बात करें तो या तमिलनाडु जाइए तो वहां का अपना लैंग्वेज है, तेलंगाना जाइए वहां का अपना है, फिर उधर बढ़िएगा आपको मलयालम, कर्नाटक जाइए या केरल जाइए, केरल मलयालम, कर्नाटक कन्नड़, ये सब मतलब ओवरऑल अगर देखें तो वहां के हर जगह की भाषा में भी आपको, लिपि में भी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये भाषा नीति जो था ये इसलिए लाया गया था कि हमारे भारत में
बहुत सारे क्षेत्र है जहां अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज है और उसके आधार पर क्या हो कि राज्य भाषा तैयार, मतलब कि उसका जो अपना ये 22 भाषा है, इस 22 भाषा में से क्या किया था कि आधिकारिक भाषा के रूप में, उसके राज्य भाषा के रूप में अपने अपने क्षेत्रीय भाषा को क्या किया था, मान्यता दिया गया था। अब आता है साथियों केंद्र राज्य में संबंध, है ना। अब ये जो केंद्र राज्य का संबंध है, ये क्या किया, है ना, ये क्या किया, अच्छा ये भाषा नीति और क्या करता, हमारे संघवाद को क्या करेगा, मजबूत करेगा, है ना। ये हमारे संघवाद को क्या कर देगा, मजबूत करेगा। इसी प्रकार से अगर हम केंद्र और राज्य संबंध की अगर बात करें तो केंद्र और राज्यों का संबंध जो है पुनर्गठन का क्या था, एक तरीका था, है ना। ये केंद्र और राज्य का संबंध जो था ये क्या था, पुनर्गठन का एक और तरीका था, पुनर्गठन का एक और तरीका था, है ना। पुनर्गठन का क्या था, एक और तरीका था जो क्या कर रहा था, हमारे संघवाद को मजबूत कर रहा था। क्या कर रहा था, ये संघवाद को मजबूत कर रहा था, है ना। ये क्या कर रहा था मेरे साथियों, ये संघवाद को मजबूत कर रहा था। क्लियर है, ये क्या कर रहा था, संघवाद को मजबूत कर रहा था। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है दो बातें, क्या है, कह रहा है सत्ता का विकेंद्रीकरण, है ना। अच्छा बात करें अगर हम सत्ता के विकेंद्रीकरण का, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब क्या करें, जब या ऐसे एक लाइन में हम लिखे तो इसका अगर हम कहे तो ये कह सकते हैं कि जब केंद्र और राज्यों के शक्ति को स्थानीय स्तर पर, ठीक है, केंद्र और राज्यों को स्थानीय सरकार को, या केंद्र और, या तो इसे लिख सकते हैं इसको, शक्ति को स्थानीय सरकार को दे दी जाती है ना। जब ये दे दी जाती है तो यही क्या कहलाता है साथियों, ये क्या कहलाता है आपका, ये क्या कहलाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। जब केंद्र और राज्यों के शक्ति को क्या किया जाए, शक्तियों को राज्य, केंद्र और राज्य से लेकर किसके बीच बांट दिया जाए, स्थानीय सरकारों में बांट दिया जाए, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। क्या हो गया मेरे साथियों, ये हो गया सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। अब आता है स्थानीय सरकार। जब हमने यहां बात की तो यहां अब आता है स्थानीय सरकार। यह स्थानीय सरकार का जो है ये पहल आप जानते हैं 1992 में एक महत्वपूर्ण कदम था, है ना, जो स्थानीय सरकार को लेकर बात उठी थी। ये 73वां संविधान संशोधन के तहत जो इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, तो ये तो इसी की बातें कर रहा। अगर हम बात करें यहां स्थानीय सरकार की तो आप जानते हैं इसे हम लोग पंचायती राज के नाम से भी, इसका अन्य नाम क्या है, स्थानीय सरकार को हम किस नाम से जानते हैं, स्थानीय सरकार को हम कह सकते हैं क्या कि पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं, पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। क्या ये बात सही है ना, स्थानीय सरकार को हम क्या और पंचायती राज के नाम से जानते हैं। अच्छा इसका जो ये देखिए ये दो होता है, एक तो ग्रामीण स्तर में होता है, ये कहां मिलता है, ये ग्रामीण स्तर की है ना, ये कहां की है, ग्रामीण क्षेत्र की है ना, ये सिस्टम कहां की है, ग्रामीण क्षेत्र की। एक स्थानीय स्तर की और होता है जो कहां होता है, नगरीय क्षेत्र में होता है। कहां होता है, सॉरी, एक कहां देखने को मिलता है तो नगरीय क्षेत्र में होता है साथियों, कहां होता है, नगरीय क्षेत्र में।
है ना, कहां होगा, नगरीय क्षेत्र में। वो कौन है आपका, तो एक होता है नगर पालिका, एक होता है नगर पालिका, और दूसरा कौन होता है, नगर निगम होता है। क्या होता है, नगर निगम होता है। क्लियर है, एक है नगर पालिका, दूसरा है नगर निगम। ओवरऑल ये क्या है आपका, स्थानीय स्तर की सरकारें हैं। क्लियर है। अच्छा, यहां नगर निगम के जो मेन अधिकारी होते हैं, यानी कि उसमें वार्ड पार्षद जब चुन के उसके अपने मुखिया को चुनते हैं, वो कहलाता महापौर या मेयर कहलाता है। और यहां पे पंचायत में आप लोग जानते हैं 3 स्तर पे चलता है। एक तो पंचायत ग्राम स्तर पे चलता है, ग्राम पंचायत जो मुखिया होता है वहां का। उसके बाद पंचायत स्तर पे कौन आता है, खंड स्तर पे जो पंचायत समिति होता है। फिर उसके बाद जिला स्तर पे कौन होता है, तो जिला परिषद होता है ना। ये सब ओवरऑल क्या है आपका, भारतीय संघवाद की विशेषता है। तो अब चलिए आते हैं एनसीईआरटी के बुक की ओर। क्या, चलिए ये रहा संघवाद साथियों, है ना। अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी के इस चैप्टर में और देखते हैं संघवाद क्या है। अब इसके हिसाब से देखते हैं, ठीक। क्लियर है, अब अच्छे से दिख रहा होगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर दिखाई दे रहा होगा। चलिए, कह रहा आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर को पर क्या करें, गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को फिर दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले उससे भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी और अपने अधिकार पर थे, उनके अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे, है ना। यह बात कर रहा है जो अधिकार जो मिला हुआ था वो किससे मिला था साथियों, उसे केंद्र के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। करा और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी, है ना। 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक दर्जा दिए गए, और इन अधिकार के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली, है ना। तो यहां पे बेल्जियम क्या करता है, संघीय शासन प्रणाली को अपना लेता। कह रहा श्रीलंका ने व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था, मतलब श्रीलंका में क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास अपने ही सरकार के पास ही सारे अधिकार है ना। कहां देखिए बेल्जियम में क्या है, स्थानीय सरकार अब क्या है, केंद्र पे निर्भर नहीं है। जबकि अगर श्रीलंका की बात करें तो ये सारे शक्ति किसके पास है, सेंट्रल के पास है ना। कह रहा है श्रीलंका के तमिल नेता, देखिए जो श्रीलंका के जो तमिल नेता थे वे चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर क्या करे, सरकारें होती है ना। जो संघीय व्यवस्था है, हमने बताया आपको डेफिनेशन पूरा कि उसमें कितने स्तर की सरकारें होती है, 2 स्तर की सरकारें होती है। इनमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर एक राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है ना।
जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है ना। जो ये राज्य स्तर की सरकारें हैं वो क्या करेंगे, राज्य के सारे कामों को दिन प्रतिदिन के लिए वो देखते हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या होता है, वो बाहरी मामलों को भी देखते हैं। चलिए कह रहा है सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकार अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है ना। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन एक ही स्तर का होता है ना। जो संघीय एकात्मक शासन व्यवस्था है वहां एक ही स्तर के होता है। जबकि अगर हम बात करें कहां की, तो संघीय की, तो संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर पे काम होती है। एक तो केंद्र स्तर पे होता है और दूसरा राज्य स्तर पे होता है। कह रहा और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में देखिए यहां पे क्या बोला, जो एकांतीय व्यवस्था मतलब एकात्मक व्यवस्था है उसमें क्या हो सकता है, देखिए इसको अधीन होकर काम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय और स्थानीय दोनों को आदेश दे सकती है। किसमें, एकात्मक शासन व्यवस्था में। लेकिन अगर हम बात करें संघात्मक व्यवस्था का, तो इसके साथ कहानी ठीक अलग है। अब अलग क्या है, कह रहा है इस पर कानून, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को है, दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों का टकराव हो तो उसमें किसका माना जाता है, केंद्र का बनाया हुआ कानून ही क्या होता है, मान्य होता है। क्लियर हुई बातें। तो ये बातें हो रही थी किसके बारे में, संघात्मक में, है ना। हमारे यहां क्या है, देखिए यहां पे दिखाते हैं आपको। अच्छा आगे भाग गया मामला, यार हम लोग यहां थे कि संघीय व्यवस्था में क्या होता है, चलिए केंद्रीय सरकार जो है राज्य सरकार के कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकते हैं, और राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती है और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है ना। ये दोनों सरकारें अपने अपने स्तर के लोगों को जवाबदेह होता है ना। अब देखिए यहां पढ़ते हम लोग संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करते हैं। अब देखते हैं कि पहली विशेषता क्या है इसमें, है ना। पहला है कि यह सरकार, पानी उसमें भी रख दिया, ठीक ठीक। कह रहे यहां सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। कहां पे, संघीय में। संघीय व्यवस्था में सरकार क्या होता है, दो या अधिक स्तरों वाली होती है। फिर कह रहा है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का शासन अपना अपना अधिकार क्षेत्र में होता है। देखिए क्या बोला, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। किसका, केंद्र का और राज्य का। क्लियर। अब देखिए तीसरा विशेषता क्या है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार को क्या करता है, गारंटी और सुरक्षा देता है ना। चौथी विशेषताएं हैं कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारें की सहमति से ही हो सकते हैं, है ना। चौथा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के
अधिकारों की व्याख्या करने का क्या देता है, अधिकार है ना। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय क्या करते हैं, निर्णायक भूमिका निभाता है। यानी कि कह रहा विभिन्न स्तर की सरकार, अगर या तो एक राज्य दूसरे राज्य सरकार के बीच में अगर विवाद हो, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो, या दो राज्य और केंद्र के बीच में विवाद हो, तो वो सारे मुद्दा कौन देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं, है ना। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। सातवां विशेषता है कि इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे क्या करना, बढ़ावा देना, तथा इसके साथ क्षेत्रीय विविधताओं के पूरा सम्मान करना और इसके संघीय व्यवस्था इस संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होनी चाहिए। इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे और आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहे यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका क्या है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं और अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं, है ना, और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं और साथ आकर क्या करते हैं, संघ बनाने के उदाहरण है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहां भी क्या होता है, जो अलग अलग क्षेत्र है वो एक साथ, मतलब अलग अलग स्टेट जो स्वतंत्र है वो मिलकर क्या करते हैं, मतलब एक संघ का निर्माण करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, स्विट्जरलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है ना। कह रहा इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरक्स ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये केंद्र से ज्यादा होते, बोले कैसे, जब मन होगा तब वो क्या करेगा, अलग हो जाएगा। क्या अपना भारत में ऐसा सिस्टम है? क्या हमारे भारत से कोई राज्य चाहे अलग होना ये संभव हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। लेकिन यूएसए से चाहेगा तो आराम से वो अलग हो सकता है, वो उसके पास शक्ति है, पावर है ना। कह रहा है संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। जैसे देखिए कौन है एग्जांपल में, भारत है, बेल्जियम है, स्पेन है, और इसके उदाहरण और दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार के पास क्या है, ज्यादा ताकतवर हुआ करती है। अर्थात यहां समझाना चाह रहा है कि इस व्यवस्था में क्या है कि केंद्र क्या है, पावरफुल है, जबकि स्टेट क्या है, कम पावरफुल है। और वहां पे क्या दिखा आपको कि स्टेट ज्यादा पावरफुल था, किसके रिस्पेक्ट में हम बात करें तो संघ के रिस्पेक्ट में। आप कह रहे अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं।
अब आते हैं भारत में संघीय व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बातें करनी है हमें? भारत में संघीय व्यवस्थाएं का। हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देश है ना को भी अपने यहां की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती है। सोचिए कि कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहां बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? आइए हम लोग संविधान से ही क्या करेंगे, शुरुआत करते करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद क्या हुआ? भारत आजाद हुआ था। यह कहना चाह रहा है साथियों, जब 14 अगस्त को जब भारत का विभाजन होके जब 14 अगस्त को पाकिस्तान प्रांत ये हुआ था, जब भारत का विभाजन हो रहा था, उस समय में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को कत्लेआम मचाया गया था। इस समय तो उसी बात यहां पे उसी का बात कर रहा है। कह रहा आजादी के बाद कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में क्या हो गए? विलीन हो गए, सब आके भारत में मिल गए, है ना। करा भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों के संघ क्या किया? घोषित किया, है ना। हम लोग क्या कहते हैं? भारत क्या है? राज्यों की संघ है ना। कह रहा है कि इसमें संघ शब्द नहीं आया, है ना, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। कह रहा आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था, फिर उन्हें हम क्या करते हैं, देख ले। कह हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। कौन कौन सा? संघ सरकार या मतलब राज्य सरकार, है ना, संघ सरकार और राज्य सरकार। कह रहे केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ, किसकी बातें कर रही है? पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना होता है ना। केंद्र सरकार क्या करते हैं? पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करता है। बाद में पंचायती और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, है ना। कब? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। 2 संविधान संशोधन होता है, एक 73वां होता है और एक 74वां होता है, 1992 में दोनों होता है। इसी के तहत क्या हुआ? ये तीसरा स्तर को भी जोड़ा गया था। कह रहे किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहां भी 3 स्तरों की शासन व्यवस्थाओं को के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र है ना। और संविधान के में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को क्या किया है? 3 हिस्से में बांटा गया है। ये 3 सूचियां इस आधार पे हैं। अब हम लोग ये तीनों सूचियां को देखते हैं। संघ सूची में क्या है? प्रतिरक्षा, डिफेंस, विदेशी मामला, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय में पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों पर संघ सूची में इसे डाला गया है। और संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। इसमें कितने विषय है? 100 विषय है। ठीक है, चलिए अब आता राज्य सरकार राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है? पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है, सिंचाई जैसे। अब इसमें कारागार भी इसी में आता है ना। प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय में है ना। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। वर्तमान में कितने विषय है? 61 विषय है। अब आइए समवर्ती सूची। कौन आएगा? शिक्षा आएगा, वन आएगा, मजदूर संघ आएगा, विवाह आएगा, गोद लेना आएगा, उत्तराधिकार, ये सब किसमें आएगा? संघ समवर्ती सूची में आएगा, कंकरेंट लिस्ट में आएगा। जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की भी साझी दिलचस्पी में आते हैं। इसमें कितने विषय है वर्तमान में? तो वर्तमान में 52 विषय है। क्लियर? चलिए
देखिए समवर्ती सूची में क्या कर रहा है, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के को ही है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र द्वारा जो बनाया गया कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। कह रहा है केंद्र, यहां एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते हैं तो उनका क्या होता है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे हैं, क्योंकि ये संविधान के बनने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो संविधान में जब सूची वर्णित वह विषय रखा गया था, उसके बाद जितने भी इसमें आविष्कार देखने को मिलेगा सबका सब ये किसका पार्ट हो गया है, ये सब हो गया है आपका केंद्र सरकार के, यानी कि संघ सरकार में चला जाता है, सब उनके अधिकार क्षेत्र में चला जाता है। कह रहा हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी है। अधिकतर बड़ी संघीय भाषाओं और व्यवस्थाओं में साथी इकाइयां को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जिसका अपना क्या है, संविधान है। इस राज्य में विधानसभा के अनुमति के बगैर भारत के संविधान यानी भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता है ना। इस राज्य के अस्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहां जमीन या मकान नहीं खरीद सकता था, है ना। लेकिन आपको याद होगा जो इसको क्या हुआ 370 जब से हटा है तो अब ये सब सारे ये इसका जो सिस्टम था ये क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। करा असल में भारत कई अन्य प्रदेशों के लिए कुछ ऐसे ही प्रावधान विशेष प्रावधान किए हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते, किसके चलते, आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं। इन्हें मौजूदा प्रांत में विलीन करना ही संभव नहीं है। जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, है ना, ये क्या है, देश की राजधानी जो दिल्ली है, ये कई इलाके ऐसे हैं जो तो किसी भी राज्य में ये विलीन नहीं हो सकता है ना। तो कह रहा है इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। मतलब कि देखिए केंद्र शासित, इसका मतलब यहां शासन किसका होगा, केंद्रों का होगा। अच्छा याद होगा ये जितने भी आपका ये तीनों है ना, अब तो इसको छोड़िए, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर अब संघ शासित क्षेत्र में आ गया है। यहां पे आपको पता है चुनाव जब होता है तो यहां पे मुख्यमंत्री का जो है शपथ कौन दिलाता है, तो यहां राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है, संघ शासित क्षेत्र में। कह रहा है इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने के विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की क्या है, बुनियादी बात है ना। और यह क्या करता है, संघ को मजबूत करने में भूमिका निभाता है। कह रहा अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले क्या होगा, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से यह मंजूरी करवाना पड़ता है ना। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और शक्तियां के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने पर की हालत में यह फैसला उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। और सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए
जो राजस्व का उगाही होता है, मतलब रेवेन्यू का जो कलेक्शन होता है ना, के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार को कर लगाने और संसाधन जमा करने का क्या होता है, अधिकार होता है। देखिए, कह रहा संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, कह रहा संघीय व्यवस्था के आधार व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है ना। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहां की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं जो आजादी से पहले जो भारत था, है ना, हमारा भारतीय संघ था, वो कैसा था उसको देखते हैं। सन 1947 में देखिए भारत कैसा था। ये ऐसा हुआ करता था भारत, है ना, ये भारत का ये पूरा पार्ट हुआ करता था। है ना, लेकिन ये वाला पाकिस्तान कट के निकल गया। है ना, फिर यहां से ये पूर्वी पाकिस्तान बना था, बाद में क्या हो गया, ये बांग्लादेश बन गया, फिर यहां बर्मा अलग हो गया, अब यहां से ये रह गया है। है ना, ये रह गया है, ये कट के अलग हो गया। अच्छा, आपको पता है जो ये पाकिस्तान शब्द था ना, ये चौधरी रहमत अली ने दिया था। अच्छा, पाकिस्तान में अगर आप तोड़ के देखिएगा, है ना, पाकिस्तान अगर शब्द को तोड़िएगा तो ऐसे बनता है, PA पाकिस्तान। ये था साथियों पंजाब, ठीक है, ये था अफगानिस्तान, ये इतना डिमांड था इन गधों का, अफगानिस्तान। ये था कश्मीर, ये था सिंध, इंडस बोलते हैं इसको, ये था सिंध, और ये था बलूचिस्तान। ये इतना चाहिए था उसको, उस समय में जो विभाजन हुआ था इतने का डिमांड था, और यही सब इसीलिए नाम पड़ा था इसका पाकिस्तान। है ना, स्थान लिया था, बलूचिस्तान का स्थान निकाला था, आई से इंडस था, इसका पूरा नाम क्या था, इंडस। तो इंडस का जो क्षेत्र था वो सिंध था, है ना, सिंध प्रांत उसको कहा था। के से कश्मीर, से अफगानिस्तान, पी से पंजाब। यह देखिए दिया हुआ है ना, पाकिस्तान कौन कौन है, संपूर्ण सिंध है, बलूचिस्तान था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पंजाब, और बंगाल का ये वाला भाग था। है ना, तो इस तरह के पहले हुआ करता था 1947 के, है ना। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश में साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह का हो पाया है। अब देखिए भाषाई राज की बात करेंगे। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश के लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी।
है ना। और भारत सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन की यात्रा को क्या किया, शुरू किया था। और उस वक्त से लेकर 2017 तक का अगर अगर आप राजनीतिक मानचित्र को देखें तो इस अवधि के में आए बदलाव को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और कुछ नए प्रांत बनाए गए हैं। कई प्रांतों के सीमा क्षेत्र नाम को क्या किया गया है, बदल दिया गया है ना। तो ये सब जो बातें हैं इसमें किया गया है। जैसे कि अगर देखा 1947 में हम लोगों ने देखा भारत कैसा दिखता था और अभी कैसा दिख रहा है ना। तो बहुत सारे क्षेत्र में क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। ये तो पुराने वाला मैप है, इसमें भी आप देखिएगा तो ऐसे कटा हुआ है, ऊपर लद्दाख हो गया, इधर कश्मीर हो गया, अलग हो गया है ना। तो बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला है। नए राज्यों को बनाने के लिए है ना 1950 के दशक में भारत में के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं के आधार की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए किया गया। इनमें नागालैंड हो गया, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य शामिल है। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि अभी अभी देश स्वतंत्र हुआ है और लगता था अगर ये वाला मुद्दा उठा तो क्या हो जाएगा, देश टूट जाएगा, है ना। तो सरकार क्या करते थे, इसके चलते राज्यों के पुनर्गठन को क्या किए, कुछ समय के लिए टाल दिया। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने के से देश क्या होता, ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गए, है ना। तो ये भाषा के आधार पर भी राज्य का होना एक तरह से दिखाता है क्या, संघवाद की मजबूती को दिखाता है ना। अब देखिए यहां पे देखते हैं भाषा नीति। करा भारत में संघीय ढांचे को दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, है ना। हिंदी को राजभाषा माना गया। हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की क्या है, मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण अनेक दूसरे के लिए क्या हुआ, अनेक उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा राज्य के अन्य 21 भाषाओं जैसे अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा के परीक्षा दे सकते हैं, बशर्ते उम्मीदवार इसका विकल्प के रूप में क्या करेंगे, खुद को चुनना होगा कि हमें किस लैंग्वेज में एग्जाम देना है ना। कह रहा राज्यों को भी अपनी राज्यों की क्या है, अपनी राजभाषाएं हैं, है ना। हमने बताया कि बंगाली हो गया, असमिया हो गया, है ना, डोंगरी हो गया, ये सब क्या है, अपनी उनकी राजभाषा है। कह रहा राज्यों को अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी का उपयोग को क्या दिया, बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार क्या होता है यहां पे, चलिए देखते। कह रहा संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 से बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए, है ना। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप ले लिया था और केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर विवाद को क्या किया, सुलझाया। आप जानते हैं कि अगर आप बहुत सारे ऐसे स्टेट है
जहां पे इंग्लिश चलता है और अपना उसका जो अपना मातृभाषा है वो है। जैसे तमिलनाडु वगैरह जाइए, केरल वगैरह जाइए तो वहां इंग्लिश आपको मिलेगा। फिर नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा, नागालैंड, तो वहां भी इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्टेट थे उस समय साउथ का जिन्होंने अंग्रेजी की मांग को बरकरार रखा था, है ना। कह रहा अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान के से अंग्रेजी भाषी अभिजन को क्या होगा, लाभ पहुंचेगा, है ना। इसलिए ये लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, है ना। कह रहा राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की बात भारत सरकार की नीति बनी हुई है ना। पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से क्या हुए, बच गए, है ना। नहीं तो जैसे वहां सिंगली को लेके हुआ और तमिल भाषा के लिए हुआ था, वो अपने यहां भी हो सकता था। अब आइए केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं। अब केंद्र राज्य संबंध करा, केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। सत्ता के साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफी समय तक हमारे यहां एक पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार ने स्वायत्त संघीय इकाई के लिए क्या किए, के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की और उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी और यह संघवाद की भावना के क्या था, प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई और इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का क्या होने लगा, उदय होने लगा और यही दौर केंद्र में गठबंधन की सरकार की क्या हो गई, शुरुआत भी था। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों ने क्षेत्रीय दलों को समेत अनेक पार्टियों का क्या हुआ, गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी और इससे सत्ता की क्या दिखा, सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी और इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया और इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद, है ना, वाले दौर के तुलना में आज ज्यादा प्रभावी है ना। चलिए यहां देखिए, है ना, राज्यों की शक्तियां दिखा रहा है। यहां पे लोग कैसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं।
यहां देखिए मजेदार ये है, गठबंधन की सरकार इसी को कहते हैं कि राज्य सरकार को पहले किस तरह से दबा दिया जाता था और ये शासन करते थे। ये कार्टून में देखिए क्या कर रहा है, कार्टून में अंकित केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को दिखाया गया है। क्या राज्यों को केंद्र की गुहार लगानी चाहिए, हमें कुछ शक्तियां दे दो, किसी गठबंधन सरकार के नेता के शामिल बाकी दलों से उसको संतुष्ट रखो। देखिए है ना किस तरह से ये क्या किया है, सभी मतलब इसको मिला के और वो सबको दबाए हुआ है। और एक आपको तो गठबंधन में मान लीजिए कि अलग अलग पार्टियां अगर शामिल हो रही है तो उसमें एक मुखिया होता है जो सबको क्या करते हैं, दबा के रखते हैं। और यही चीज दिखाया गया है, दैट मीन्स मोदी जी है ना, एनडीए की जो पार्टी है उसको इसी तरीके से वो रखे हुए और बीच में अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं। सोच के देखिए अगर इसमें से एक भी निकलेगा हड़बड़ा के गिर जाएगा सब, है ना। कुछ बातें यहां पे की गई है, चलिए इसको देख लेते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। भारत की भाषी विविधता को देखते हैं। करा भारत में कितनी भाषाएं हैं, इसका जवाब इस बात पे निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह के करते हैं। करा इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना जो 2011 के जनगणना के आंकड़ों से होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं जो अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया। सोचिए 1300 से ज्यादा अपने भारत में। करा इन भाषाओं में को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी। और ऐसा ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ दिया जाता है। और ऐसी समूहबद्धता के बाद जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं, सोचिए तब भी कितना बचा, 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें से 22 भाषा को क्या है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और इस कारण इन्हें अनुसूचित भाषा कहा गया है ना। तरह बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है। साथ लगी सूची को देखने से, यहां पे सूची में हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। इसमें बड़ी भाषा क्या है, हिंदी है, जो 44% लोग बोलते हैं कि मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पे हिंदी को जानने वालों की संख्या को भी जोड़ दिया जाए तो भी 2011 में सिर्फ कितने परसेंट, 50% से कम ही लोग हैं जो क्या करते अपने मातृभाषा के रूप में यूज करते किसको, हिंदी को। कह रहा अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.02% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया है। और दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसको, मतलब 11% लोग बताए हैं कि उसकी क्या है, अंग्रेजी है मातृभाषा। ठीक है, कह रहा है सूची में देखें, लेकिन इसे याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ देख लेते हैं ये क्या क्या है ना। आगे लिखा है भारत की भाषाई विविधता को दर्शाने वाला एक नक्शा बनाइए। मतलब ये बोल रहा है ये आपके काम का नहीं है। चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे हम लोग। ये देखिए असमिया है जो पूरे का देखिए कितना परसेंट, 1.16% लोग बोलते। बांग्ला 8.03% है। उसके बाद कौन है, बोडो है ना, 0.12 है। डोगरी 21 है। गुजराती 4.58 है। हिंदी कितना है, 43.63% है ना। उसके बाद कौन है, कन्नड़ है 3.61% है। कश्मीरी कितना है, 0.56% है। कोकनी 0.19%। मैथिली कितनी परसेंट है, आपका 1.12% है। मलयालम कितने परसेंट है, 2.88 है। मणिपुरी 0.15 है ना। तो इस तरह से आप देखिए तो ओवरऑल में आपको दिखेगा कि मतलब दूसरे नंबर की जो भाषा है, आप इसमें से देख के बताइए कि दूसरे नंबर पे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है ना। चलिए अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं।
कह रहा राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट से आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। इस दौर में अपने तरीके से इसने राष्ट्र की राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया कि जब मुल्क आजाद होगा तो नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आजाद होता है तो उसके बाद क्या हो गया, ये नहीं बना था। मतलब इस बात को भाषाई आधार पर बनने वाले जो राज्य था उसको टाला जा रहा था, क्योंकि ऐसा लगता था कि अगर भाषाई आधार पर अगर हम बना देंगे तो राज्य क्या हो सकता है, हमारे संघ से टूट सकता है। कह रहा विभाजन धार्मिक आस्था के पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था एक ऐसी ही चीज, भाषा और इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे, ये नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में यह सवाल कौंध रहा था, है ना। एक तो पहले से पाकिस्तान अलग हो गया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो इसीलिए इन लोग के मन में लग रहा था कि अब ये धार्मिक आस्था और ये इस पे कितने ये राज्य टूटेंगे। कह रहा बहरहाल भारत की एकता को कमजोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों की एकता को मजबूत करने में क्या हुई, मदद की। और एक शक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल भारतीय, है ना, या गुजराती या भारतीय जैसी दो पहचाने के साथ आसानी से जीता है ना। कि हर व्यक्ति का, चाहे वो बिहारी हो या गुजराती हो या कन्नड़ हो या तेलुगु है, उसकी दो है। एक तो अगर आप जहां से आपका स्टेट का है, एक दूसरा आप क्या है, भारतीय है, मतलब आपको दो पहचान मिलता है यहां से। कह रहा भाषावार, कह रहा ये विवाद सुखद तो नहीं है लेकिन बुरे भी नहीं कहे जा सकते हैं। भाषावार राज्यों का गठन ने भारत को भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वाले की भावनाओं का ख्याल ना रखा गया होता तो यहां की स्थिति क्या होती, कुछ और देखने को मिलती, है ना। उस समय में क्या हुआ था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित देश बन के उभरा था। अब आइए साथियों हम लोग बात करते हैं भारत का विकेंद्रीकरण का। किसका करते हैं, भारत के विकेंद्रीकरण। कह रहे हमने पढ़ा अभी पढ़ा है कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली सरकारें होती है। हमने अपने देश के में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था सही से बढ़िया शासन नहीं चल सकता है। इसलिए भारत के नए प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें, भारत के राज्य इतने बड़े बड़े हैं कि जो यूरोप के जो छोटे छोटे स्वतंत्र प्रांत मतलब देश है, उससे बड़ा बड़ा ये अपने भारत का प्रांत है। कह रहा है इसके हिसाब से अगर हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है ना, और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है, सोचिए, है ना। और कह रहा भारत अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। हमारे भारत में क्या है, अलग अलग राज्य में भी बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। कह रहा इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है ना। कह रहा भारत संघीय सत्ता की साझेदारी में 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो, है ना। ये कहां हो, प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे, मतलब सबसे ऊपर संघ सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद कौन आएगा, तो स्थानीय सरकार आएगा, है ना। कर भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, और जिसमें तीसरे स्तर तीसरे स्तर को क्या कहते हैं हम लोग, स्थानीय शासन कहते हैं। कह रहा जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर और सरकारों को, स्थानीय सरकार को दी जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब कह रहा विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है ना।
क्या लोगों को अपने इलाके की समस्या को बेहतर समझ होती है ना। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि वो पैसा कहां खर्च किया जाए और कहां चीजों को अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जा सकता है ना। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है और स्थानीय सरकारों की व्यवस्था स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए, कह रहा विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद है ना, इसके बाद से गांव और शहर स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई है। सभी राज्यों में गांव स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी। इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया है ना। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी कराए जाते थे। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था और न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? 1992 ईस्वी में संविधान संशोधन करके। वो कौन सा था? 73वां और 74वां। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, जिसके बाद यह उठाया गया था। कह रहा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर की ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया है ना। कह रहा अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए क्या है? आरक्षित सीटें मौजूद है ना। कह रहा कम से कम कितने महिलाओं के लिए? 1/3 पद क्या है? महिलाओं के लिए आरक्षित है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक क्या है? एक संस्था है का गठन किया गया है। वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 243 के क्लॉज के में किया गया है ना। राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों के कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। राज्य सत्ता की भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है ना। प्रत्येक गांव एक ग्राम पंचायत होती। प्रत्येक गांव में यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और कई अध्यक्ष होता है ना। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और सामान्यतया पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोगों का मतदान के जरिए करते हैं है ना। यह पूरे पंचायत के लिए क्या है? फैसला लेने की एक संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा के देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके क्या है? सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठकें करनी होती है। स्थानीय शासन की ढांचा जिला स्तर तक का होता है। ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय के पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव पंचायत समितियों का जो सदस्यों का चुनाव होता है वो इलाके के सभी पंचायत मिलकर सभी पंचायत के सदस्य करते हैं। यानी कि प्रमुख की बात करता पंचायत समिति जो होता है वो क्या करता है? सभी पंचायत समिति मिलकर क्या करता? प्रमुख का चुनाव करता। उसी का बात है यहां पर हो रही। कह रहा किसी जिले के
सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है और जिला परिषद अधिकांश सदस्यों का चुनाव जिला परिषद में चुनाव होता है और जिला परिषद में उस जिले के से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर के संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख, इस परिषद के राजनीतिक क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिला अध्यक्ष कहते हैं, है ना। जो जिला परिषद क्या करते हैं, सभी मिलके इसको वोट करते हैं। कह रहा है इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। शहरों में नगर पालिका होती है और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका का प्रमुख, नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र के अब तक का क्या है, सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। ये क्या है, अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है ना। और यह संख्या अपने आप में दुनिया के कई देशों के कुल आबादी से ज्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है और इनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को मजबूत किया है। बहरहाल इन सबके बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम है और पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें क्या होते हैं, हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन ग्राम सभाओं की बैठक नियमित रूप से नहीं होती है। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से क्या है, काफी दूर है। ये था ओवरऑल साथियों कहानी। ये ब्राजील का एक प्रयोग है, देख लेते हैं इसको भी काहे छोड़कर। ब्राजील के शहर कौन सा, पोर्तो एलेग्रे ने विकेंद्रीकरण और नागरिकों के सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया है। इस शहर में नगर परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया, है ना। इस शहर के करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं और शहर के अनेक उप क्षेत्र, शहर को क्या किया, अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया है, लगभग वैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं, है ना। हर उप क्षेत्र अपनी बैठक होती है हर क्षेत्र की, है ना, जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह है और इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं, है ना। कुछ बैठ के पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती है ना। अगर और इसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। किसमें, ये जो बैठकें होती है इसमें शहर क्या करते हैं, शहर के बजट पर चर्चा होता है और इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है, जो कि नगर पालिका का अंतिम फैसला होता है। हर साल फैसले लेने की प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं और इस तरीकों को अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया कि बजट सिर्फ अमीर लोगों के बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा, अब सभी गरीब बस्तियों तक बसे जाती है और पुनर्वास का इंतजाम किए गए हैं। बगैर भवन निर्माता झुग्गी वालों को ये उजाड़ नहीं सकते, झुग्गी झोपड़ी को, है ना। अपने देश ने भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं, है ना, और वहां आम लोगों ने अपनी बस्तियों के
विकास के लिए योजना तैयार करने में भागीदारी की है। इसी के साथ होता है ये सेशन समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर।